हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। शुरुआत करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड से। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड दो चीज़ों को लेके बनती है। पहला क्या है? डिज़ायर एंड द विलिंगनेस। ठीक है, जब ये डिज़ायर प्लस विलिंगनेस मिलता है तभी जाके डिमांड बनता है। ठीक है, अगर मान लो इसको, अगर मेरी कुछ मान लो एक एग्जांपल एक इंसान का लेते हैं। जैसे कि एक इंसान को अभी मैगी खाना है। ठीक है, 10 रुपये वाला इसका प्राइस है, 10 रुपये, 10 रुपीज़। ओके, तो 10 रुपीज़ उसका प्राइस है। उसको चाहिए क्या? मैगी अभी खाने का मन है, डिज़ायर हुआ। ठीक है, और उसके पास 10 रुपये भी हैं वो मैगी के अभी अभी ख़रीद के लाने के लिए, तो उसका विलिंगनेस भी हुआ। ठीक है, उसकी हैसियत भी है वो 10 रुपये की मैगी खरीद के लाने के लिए, तब जाके वो बना डिमांड। मैगी का मार्केट में डिमांड बना। ठीक है, अगर मान लो अभी दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। एक इंसान को चाहिए BMW कार, BMW या मर्सिडीज़, कोई भी एक लग्जरीज कार ले लो। ठीक है, उसको ख़रीदने की इच्छा है, डिज़ायर है। ठीक है, लेकिन उसके पास विलिंगनेस नहीं है, उसे ख़रीदने की उसकी हैसियत नहीं है। ठीक है, या फिर उसके पास उतने पैसे नहीं है। तो डिज़ायर तो कंप्लीट हुआ, मतलब कि वो एक डिमांड का पहला एक कंपोनेंट फुलफिल हो रहा है, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा है, विलिंगनेस, उसके पास उतने पैसे नहीं है। सो वो चीज़ वहाँ पर ये डिमांड क्रिएट नहीं करेगी। BMW के लिए एक डिमांड वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सो आई थिंक वी आर क्लियर ओवर हियर। सो लेट्स रीड इट आउट। डिज़ायर एंड विलिंगनेस टू बाय अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिमांड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम। सो डिज़ायर और विलिंगनेस होना चाहिए, ये दोनों कंपोनेंट मिलने के बाद वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मान लो अभी डिज़ायर है और उसे उसकी हैसियत बन रही है आज से 20 साल बाद। सो वो प्रेजेंट सिनेरियो में डिमांड नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो ड्रीम कहलाएगा या फिर कुछ और कहलाएगा। ओके, आई थिंक वी आर क्लियर ओवर हियर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो जो डिमांड सिर्फ एक टर्म है, ये काफ़ी एक जनरल टर्म है। ठीक है, लेकिन व्हेन इट्स कम टू ए क्वांटिटी डिमांड इट्स वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, हमें कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी इट्स स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। बट हम जब डिमांड एज अ टर्म यूज़ करते हैं, ये एक जनरल टर्म में यूज़ होता है, कहीं भी एक वेल प्लेस इसको कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी डिमांड इज़ वेरी स्पेसिफिक, प्राइस भी वहाँ पे स्पेसिफिक होता है, क्वांटिटी भी वेरी स्पेसिफिक होता है, इसीलिए उसे क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म में अगर देखें, एनी पॉसिबल क्वांटिटी विद एनी पॉसिबल प्राइस। कुछ भी अगर हम एक डिमांड शब्द यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है। हम बोल रहे हैं कि मतलब डिमांड, आज मार्केट में मैगी की बहुत डिमांड है। ठीक है, हम वहाँ पे स्पेसिफिक, वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे कि कितना उसका प्राइस है, कितना उसकी क्वांटिटी है, वहाँ पर हम कुछ नहीं यूज़ कर रहे। लेकिन व्हेन इट्स कम टू अ क्वांटिटी डिमांड, तो हम वहाँ पर बोल रहे हैं आज एज अ प्रोड्यूसर के नज़र से कि आज मार्केट में 500 पैकेट मैगी की ज़रूरत है, तो हमें इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी डिमांड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरली अगर बोलें कि आज मैगी की डिमांड बढ़ रही है तो और प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वांटिटी डिमांड में बोलेंगे तो यार 500 यूनिट की डिमांड है, हमें इतना तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हो जाता है और ये वेरी जनरल टर्म हो जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट, डिमांड शेड्यूल। ओके, डिमांड शेड्यूल एक काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको एक ही बार में याद किया जा सकता है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड। हमने क्वांटिटी डिमांड इधर पढ़ा, हमने क्वांटिटी डिमांड क्या होता है। क्वांटिटी डिमांड को हम जब एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, इधर प्राइस होगा और इधर इधर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इधर प्राइस और इधर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे कि जब हम उसे प्रेजेंट करेंगे तब जाके वो उसे डिमांड शेड्यूल का नाम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जैसे, यहाँ पर जैसे लिखा है कि डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड। ओके, इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये भी काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। जब किसी एक सिंगल पर्सन का, ठीक है, जब एक सिंगल पर्सन का, एक नंबर, एक इंसान, ठीक है, जब एक सिंगल पर्सन का कंज्यूमर या फिर किसी एक कंज्यूमर का एक मार्केट में एक पर्टिकुलर गुड का जब डिमांड हो। ठीक है, एक इंसान है, वो मैगी के लिए उसकी जो डिमांड है, ठीक है,
उसे हम बोलेंगे क्या, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वो हर महीने कितना मैगी का पैकेट ले रहा है या फिर एक साल के अंदर कितना मैगी का पैकेट डिमांड कर रहा है, तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। लेकिन जब हम बात आएगी यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट के अंदर जितने भी सारे इंसान हैं, ठीक है, जितने भी सारे इंसान हैं, जितने भी सारे वो मैगी को एक साल के अंदर जितना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये 3-4 ज़्यादा हो गए प्लस और भी सारे होंगे जितने सारे, ठीक है। उन सब को, उन सब की जो मैगी के ऊपर जो डिमांड है एक साल के अंदर या फिर एक किसी पर्टिकुलर पीरियड टाइम के अंदर, या 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, उसके अंदर मैगी की वो जितनी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उसको बोलेंगे, उसको कुल मिला के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। ओके, एक बार रीड कर देंगे। डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इन अ मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर गुड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, कोई एक इंसान, जैसे मैंने बोला था, एक इंसान इन अ मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर गुड, उसका पर्टिकुलर गुड क्या हो गया, मैगी का पैकेट हो गया, और ए पीरियड ऑफ टाइम, या फिर 1 ईयर ले लो, 1 ईयर ले लो, 1 मंथ ले लो, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो वो उस मंथ के अंदर जितना ज़्यादा, और सेम मार्केट यहाँ पर भी सेम हो गया, ठीक है। लेकिन एक सबका मिला हुआ, जितने सारे इंडिविजुअल, तो जैसे कि यहाँ पर सीधा पता ही चल रहा है, ढेर सारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स को लेकर क्या बनता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ढेर सारे लोगों को जब समराइज कर दें या सम कर देंगे, समेशन कर देंगे, नॉट समराइज, समेशन कर देंगे, तब बन जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, आई थिंक वी आर क्लियर। चलो, इस सेम कॉन्सेप्ट को अभी हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसको थोड़ा हटा देते हैं अभी, मान लेते हैं इसको इधर ले आते हैं, और ये इसको कैसे, हाँ ये आ गया, शिफ्ट हो गया। चलो, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये उसका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मैंने जैसे बोला था, यहाँ पर प्राइस है या क्वांटिटी है, प्राइस देखो कैसे घटता हुआ जा रहा है, हमारे लॉ ऑफ डिमांड कैसे फॉलो होता जा रहा है, ठीक है। जैसे हाँ, यहाँ पर जैसे प्राइस कम था, यहाँ पर डिमांड वो ज़्यादा चीज़ें कर रहा था, और यहाँ पर प्राइस जैसे बढ़ गया, उसने कम चीज़ें मंगवानी शुरू कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का भी चीज़ें थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। और ये सेम चीज़ देख लो, उसको अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में उसने यहाँ पर उसको दिखाया है, ठीक है। फिगर ऑफ डिमांड कर्व, एक किसी एक सिंगल इंसान का डिमांड कर्व दिखाया है, यहाँ पर मान लो मैगी का, ठीक है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल को आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर ढेर सारे यहाँ पे 3 कंज्यूमर्स की चीज़ें बातें बताई गई है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 3 कंज्यूमर की बात बताई है। पहला कंज्यूमर ए, बी और सी, और उनका यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दोबारा से देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम था, यहाँ पर सबका ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। धीरे धीरे जैसे प्राइस बढ़ गया, सब 25 जो ले रहा था अभी 5 ले रहा है, पहले जो 30 पैकेट ले रहा था अभी 10 पैकेट ले रहा है, 35 लेता था जो अभी 15 पैकेट लेता है, ठीक है। और ये इन तीनों का जब प्राइस बढ़ने के बाद तीनों का कितना कंज्यूमर हो रहा है, 30 पैकेट, ठीक है। ये उनका टोटल कंजम्पशन है 60, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सब उनका टोटल कंजप्शन है, टोटल कंजप्शन सब तीनों का मिलके, ठीक है। डिफरेंट प्राइस में वो कितने कितने पैकेट मैगी खरीद रहे हैं, उसका यहाँ पर टोटल सबमिशन है, और वो सेम चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर एक किसी एक का इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ बी है, लेकिन सी के बारे में दर्शाया नहीं गया, लेकिन फिर भी मार्केट डिमांड इसका प्लस इसका, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ ए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ बी, ठीक है, इन दोनों को जब मिला दिया गया क्या बन गया, मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। ये थोड़ा स्टीपर है, ये थोड़ा और अपर है, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग, इजी कॉन्सेप्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, ओके, सो डिमांड कर्व भी वही जो हमने टेबल में सब पढ़ा, यहाँ पर चीज़ें टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो हमने पढ़ी यहाँ पर, वो ये सब चीज़ों को हम जब ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, कोई भी ग्राफिकल फॉर्म ले लो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व एक सिंपल एक पिक्टोरियल फॉर्म है, पिक्टोरियल फॉर्म, या फिर हम किसी चीज़ को भी जब हम पिक्चर्स के फॉर्म में उसको नंबर्स को उन डिमांड को हम जब उस नंबर को जब हम एक
ग्राफ या फिर एक डायग्राम के रूप में देखते हैं, सो दैट हम चीज़ों को ईजिली एट वन ग्लैंस उन चीज़ों को हम समझ सकें। अच्छा, मार्केट में इस चीज़ की इतनी डिमांड है, तो उसको हम कैसे डिमांड कर्व के रूप में देखते हैं। और ग्राफ हमेशा हमें इसीलिए हेल्प करते हैं कि हमें लंबे लंबे पैराग्राफ्स और नंबर्स को बात ज़्यादा पढ़ने को ज़रूरत ना पड़े। वो हम ग्राफ को देख के सिंपल एक झलक में ही चीज़ों का हमें नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो डिमांड कर्व वो चीज़ है, इसीलिए डिमांड कर्व इकोनॉमिक्स में, इसीलिए कर्व्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं डिमांड कर्व। व्हाट इज़ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, सर्टेन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांड। मतलब कि हम जो कमोडिटी खरीदेंगे उसको क्वांटिटी डिमांड क्या है और उसका प्राइस क्या है, इन दोनों चीज़ों के बीच में जब रिलेशनशिप्स बनता है तो उसको हम बोलते हैं डिमांड। और उसको जब हमें ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोल देते हैं। सो ये एक बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो इन द डिमांड कर्व द प्राइस इज शोन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड एंड द क्वांटिटी इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब ये वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है और ये एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है। राइट एक्सिस उसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये लेफ्ट साइड में हमारे लेफ्ट साइड हैंड में वो शो करता है इसीलिए लेफ्ट एक्सिस बोलते हैं, और ये राइट हैंड की तरफ मूव कर रहा होता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइट एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो नेक्स्ट है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब जनरली तुम जब भी स्लोप वर्ड सुनते हो क्या मतलब, ऐसे कुछ स्लोप का मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ ऐसे गिर रहा होता है, यहाँ पर अगर बॉल रखोगे वो स्लोप में रखोगे तो क्या नीचे की तरफ जाएगा ना, ऐसे बॉल गिर गिर के नीचे की तरफ जाएगा ना, तो उसको हम स्लोप बोलेंगे, ठीक है। कोई भी अगर स्लोप या फिर जैसे आप जो ये भी एक टाइप का स्लोप ही है, ठीक है। यहाँ से अगर आप बॉल रखोगे ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना, तो वो स्लोप के ऊपर ही तो जाएगा ना। प्लेन सरफेस पे बॉल रखोगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वो जब एक थोड़ा सा स्लोपी एरिया हो जाएगा तभी बॉल जाके नीचे गिरेगा ना। तो वो सेम कॉन्सेप्ट स्लोप को हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन अ इकोनॉमिकल व्यू, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल एंगल से भी देखते हैं, क्या है इसका महत्व क्या है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। स्लोप जैसे उसका होता है कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर रखोगे तो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमेशा याद रखना, ठीक है। स्लोप क्या है, डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ओके, तो क्या है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो हमने पहले ही पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, उसका क्या है, इट्स इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड, या फिर सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है लेकिन उसका पूरा मतलब वही होता है, क्वांटिटी डिमांड होता है, ठीक है। इन दोनों बीच बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन, एकदम कांटे का रिलेशन। ये अगर कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। दोनों एक साथ कभी कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये अगर बढ़ जाएगा तो वो घट जाएगा, ये अगर घट जाएगा तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ कुछ नहीं होगा। जैसे एक साथ होने का मतलब यह है कि अगर प्राइस भी बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड नॉर्मल डिमांड कर्व में, ठीक। हमेशा याद रखना नॉर्मल डिमांड कर्व में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो द लीनियर कर्व, ओके, लीनियर का मतलब, लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब एक लाइन में, ठीक है। और नॉन लीनियर जिग जिग इधर इधर ऐसे ऐसा 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 ऐसा, ये लीनियर, ठीक है, ये नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर और ये लीनियर, ठीक है। और हमेशा याद रखना लीनियर का मतलब सिर्फ एक लाइन ही नहीं होता इधर इकोनॉमिक टर्म में। ओके वेट, हाँ, लीनियर का मतलब इधर सिर्फ मैं एक लाइन नहीं बोल रहा, ये कर्व भी लीनियर के अंडर ही आता है, ठीक है। नॉन लीनियर का मतलब हमेशा ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ठीक है, ये आता है नॉन लीनियर में। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी हम चलते हैं।
ओके, तो अगला कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब कि हम जो डिमांड हम पढ़ रहे हैं उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। ठीक है, डिमांड को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। सबसे पहले मैं थोड़ा अप एंड डाउन होके जाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं प्राइस। प्राइस क्या होता है, हम जिस भी चीज़ के मतलब हमने जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, क्या है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द सेम गुड का मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी मेनली इन्फ्लुएंस बाय इट्स प्राइस। ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी एक चीज़ की डिमांड क्रिएट करने में। मैगी अगर आज 10 रुपये में बेच रहे हैं, कल अगर सडनली 15 रुपये 20 रुपये कर देंगे तो उसको मैगी की डिमांड कम हो जाएगी। लोग दूसरे कहें यार ठीक है यार भाई मैं ये भी खाने जाता हूँ, या फिर किसी और चीज़ की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, so the next thing is wait a second, मेरा किधर गया, हाँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी कितना ज़्यादा लोगों को एडवर्टाइज़ किया जा रहा है उसी हिसाब से डिमांड। आजकल एडवर्टाइजमेंट के लिए टीवी में देख रहे होगे, जब कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा होगा तो उसके बीच में कितना ज़्यादा एडवर्टाइज आ रहा हो, सो दैट पीपल वो एडवर्टाइज देख के उस चीज़ को देखें, उसकी डिमांड बढ़े। लोग जितने ज़्यादा एक चीज़ को देखेंगे, एक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बारे में उतना ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, उसका अल्टीमेटली डिमांड ही बढ़ेगा। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट भी उतना ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम। so the next determinant which affect is इनकम। ठीक है, इनकम में क्या होता है, इनकम में मान लो अगर एक पर्सन का इनकम बढ़ गया तो वो जेन्युइनली अगर इस महीने वो 10 पैकेट मैगी खरीदता था तो एटलीस्ट मैगी जैसी चीज़ को वो और 4-5 पैकेट ज़्यादा खरीद लेगा अगले महीने, अगर सडनली उसकी इनकम बढ़ गई। या फिर अगर ज़्यादा फास्ट फूड ईटर है तो वो कुछ और ज़्यादा मैगी खरीद लेगा, या फिर 10 की जगह 20 कर देगा। ठीक है, इस तरह इनकम बढ़ने के साथ साथ चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज क्या, द प्राइस हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में जैसे कि मतलब कि किसी भी एक चीज़ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर बदल जाता है तो उसकी डिमांड भी उसी तरह से बढ़ती घटती रहती है। टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी एलईडी का ज़माना है। ठीक है, डब्बे वाले टीवी का डिमांड ख़त्म हो चुका है। ठीक, अभी जैसे कि अभी नए नए एनिमेशन आ चुके हैं, पुराने टाइप के फिल्मों को देखना या फिर ब्लैक एंड वाइट मूवी देखने की डिमांड ख़त्म हो चुकी है, या फिर एकदम ना के बराबर हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए नई चीज़ों की डिमांड हो रही है, पुरानी चीज़ों की डिमांड ख़त्म हो रही है। इसीलिए उसको बोलते हैं हैबिट या फिर फैशन। और अगर टेस्ट को देख लो, किसी एक पर्टिकुलर फूड आइटम का या फिर लोगों का एक पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर टेस्ट बन चुका है, वो पुराने टेस्ट को नहीं फॉलो करेंगे। सो दैट्स मैटर ओवर हियर। सो दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा जो आ जाता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले मैं बता देता हूँ, प्राइस ये जनरली है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर एक आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक हो जाता है सब्सटीट्यूट गुड। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कि रिलेटेड गुड क्या हो गया, मैगी। ठीक है, मैगी के साथ या फिर उससे रिलेटेड गुड क्या, मैगी के साथ साथ दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है जो उसके साथ उससे जुड़ा हुआ है, या फिर उसके हमशक्ल जैसा जुड़ा हुआ हो, या फिर उसके साथ वाला जुड़ा हुआ हो। ठीक है, एनीथिंग यू कुड टेक इट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड यहाँ पर मैगी वाला एग्जांपल सही नहीं बैठेगा, तो मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो पेट्रोल और कार। ठीक है, पेट्रोल और कार में क्या होता है जनरली, पेट्रोल और कार में क्या होता है, मान लो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल जो है परफेक्ट चीज़ है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री किसके लिए, कार के लिए। ठीक है, पेट्रोल एक अपने आप में एक कमोडिटी है, कार अपने आप में एक कमोडिटी है। ठीक है, तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, जो वहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
और जैसे और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले एक फाउंटेन पेन आता था, ठीक है, फाउंटेन पेन को कौन कॉम्प्लीमेंट करता था? इंक, ठीक है, इंक कॉम्प्लीमेंट करता था पेन को, ठीक है, इन दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते थे, तो उसको बोलते थे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। तो जैसे कि प्राइस ऑफ डिमांड चेंज विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड लाइक कार एंड पेट्रोल टीसी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस अभी 50 था, सडनली 100 रुपये हो गया, तो देखना मार्केट में कार की डिमांड सडनली घट जाएगी, ठीक है। या फिर कार का प्राइस सडनली हाइक्स होने लग गए मार्केट में, ठीक है, तो सडनली पेट्रोल के प्राइस काफ़ी हद तक एक दूसरे को ये अफेक्ट करते हैं, बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे डजेंट मैटर, बट अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इंक और पेन वैसे ही अफेक्ट करते हैं, ज़्यादा हमें ज़्यादा एज ए इकोनॉमिक टर्म में जब हम देखते हैं, एज अ होल इकोनॉमिक टर्म में जब देखते हैं, ये सब चीज़ें पता चलती है, हमें इंडिविजुअल लेवल पर ये चीज़ें सडनली पता नहीं चलती हैं, ठीक है। तो हम दूसरे कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया कि सब्सटीट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बाद क्या बताता है रिलेटेड गुड में? सब्सटीट्यूट गुड। सब्सटीट्यूट गुड क्या है? जो मतलब कि एक उसको सब्सटीट्यूट कर सके, जैसे मैगी के सब्सटीट्यूट क्या है? ईपी, ठीक है, मैगी और ईपी एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर मैगी का सडनली प्राइस बढ़ गया तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे ईपी पे, ठीक है, ईपी पे शिफ्ट हो जाएंगे, भाई वहाँ पर प्राइस कम है, वो मैं जा रहा हूँ वो लेने के लिए, ठीक है, तो वो सडनली लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड, वो उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। जैसे क्रिकेट गेम्स में होता है ना, एक प्लेयर दूसरे को सब्सटीट्यूट कर देता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर सब्सटीट्यूट गुड्स एक को दूसरे को सब्सटीट्यूट कर देता है। अगर किसी का प्राइस बढ़ गया तो लोग सस्ते वाली चीज़ पे सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, कॉफ़ी और चाय की भी ये सबसे बढ़िया एग्जांपल हर जगह दिया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट गुड इज एक्सपेक्टेशन इन द फ्यूचर प्राइस, ठीक है। मान लो किसी एक चीज़ की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करेंगे, अभी सडनली सब उसको ख़रीद कर रख लेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ भी मैटर करता है, ठीक है। लेवल ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट अगर एक किसी चीज़ की टैक्सेशन उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ा रही है, तो लोग उसे कम खरीदने की कोशिश करेंगे, यार ज़्यादा टैक्स कौन देगा, खैर छोड़ो, जब टैक्स कम होगा तब खरीद लेंगे, या फिर जहाँ से कम टैक्स लग रहा है वहाँ से खरीद लेंगे, या फिर कुछ जुगाड़ू लगाएंगे, जुगाड़ यंत्र, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। सो द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, so the size of population, demand for commodity depend upon the size of composition of population like age structure, gender ratio, which influence the demand for a certain good. Example, larger child population or will be more demand for toys and chocolates, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल दे रखा है क्या, कि मतलब कि टॉयज़ और चॉकलेट के लिए डिमांड कौन ही क्रिएट करेगा, बच्चे, है ना। तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब, उनका पॉपुलेशन मैटर करता है, ठीक है। अगर एक कंट्री में, ठीक है, बच्चों की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पे टॉयज़ और चॉकलेट की डिमांड भी बहुत कम होगी, ठीक है। अगर एक कंट्री में मान लो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा, फुटबॉल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है जितने, ठीक है, जहाँ पर अर्जेंटीना वगैरह, ठीक है, वहाँ पर फुटबॉल और या फिर फुटबॉल रिलेटेड सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। तो दैट्स मैटर कि पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन मैटर करता है हर चीज़ के लिए। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमने पहले भी थोड़ा ये टर्म सुना था, मैंने पढ़ाते वक्त इस टर्म का जिक्र किया था। तो लॉ ऑफ डिमांड एक प्रॉपर लॉ है जो कि इकोनॉमिक्स से काफ़ी बेसिक लॉज में से आता है। तो वो क्या बताता है, देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। किसी एक चीज़ के बीच में क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में जो नेगेटिव रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा रीड करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टेट दैट प्राइस एंड क्वांटिटी में बोथ हैव ए नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। एकदम कांटे का दुश्मनी, वो बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे,
चलेंगे, दोनों एक साथ आगे बिल्कुल नहीं चलेगा, एक आगे चलेगा तो एक पीछे चलेगा, और एक पीछे चलेगा तो और एक आगे चलेगा, ठीक है। तो ऐसे दोनों के बीच में हमेशा कांटे का टक्कर रहता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसका एग्जांपल थोड़ा दे दिया है, पढ़ लेना। डिमांड इज डेराइव फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द फैक्ट दैट कंज्यूमर यूज इकोनॉमिक गुड टू सेटिस्फाई देयर अर्जेंट नीड्स, ठीक। तो ये थोड़ा पढ़ लेना क्या है डेराइव डिमांड, क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि ये एक टर्म है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान जब ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ को कंज्यूम करने लग जाता है तो उस चीज़ की उसे चाहत थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। जैसे एक क्लासिकल एग्जांपल हो जाता है, मुझे भी बड़ी तेज़ प्यास लगी है, ठीक है, तो मैं भी क्या करूँगा, एक ग्लास पानी पीऊँगा, मुझे थोड़ा मतलब यार मन नहीं भरा, और एक गिलास पी लेंगे, ऐसे करके जब 3-4 गिलास पी लेंगे उसके बाद हमें इच्छा नहीं होगा, या फिर हम थोड़ा थोड़ा कम पानी पीना शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है, डिमिनिश हो रहा है हमारा, वहाँ पे डिज़ायर डिमिनिश हो रहा है। और मार्जिनल मतलब हर दूसरे यूटिलिटी के बाद, ठीक है, इसीलिए तो हमारे ये नीचे की तरफ है, ठीक है। ओके, शिफ्ट आ गया, हमारा डिमांड कर्व नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ वहाँ पे मूव करता है। सो डिमांड के और भी कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स और उनके डिमांड के वजह से क्या क्या उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, वो सब भी हमें पढ़ना है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आगे अपकमिंग वीडियोज़ में हम ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।